हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। माय नेम इज भाविक राणा एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब स्टूडेंट्स, ये चैप्टर एक्चुअली में पढ़ने से पहले 10th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड के कुछ ऐसे टॉपिक है जो हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट नहीं करेंगे, पर 10th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड के वो टॉपिक देखेंगे जो अगर हमें नहीं आते हैं तो ये चैप्टर में कहीं ना कहीं हमें अंडरस्टैंडिंग में कमी होगी। तो एकदम क्विकली ये टॉपिक को हम रिवाइज करेंगे। उसके साथ टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर इसी टॉपिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए और पेज नंबर 36 पे इंटेक्स का एक क्वेश्चन है 2.2, इंटेक्स 2.2। क्वेश्चन है, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ जिंक पॉट। ठीक है, तो आज के वीडियो का एम यही होगा कि हम ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढे और ये आंसर के साथ साथ वो टॉपिक जो 10th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड के है, जो बेसिक नॉलेज है इस चैप्टर के लिए, वो भी साथ में रिवाइज कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 10th स्टैंडर्ड में एक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। ठीक है, तो एक्टिविटी सीरीज क्या होता है वो पहले हम लिख लेते हैं। तो आई होप आपको याद होगा, सोडियम, सोडियम के ऊपर पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, तो ये एक्टिविटी सीरीज है जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी। स्टूडेंट्स, इसको याद रखने का एक दूसरा तरीका है जो आई होप आप सबको आता होगा। एक ट्रिक होती है जिसको मेमोनिक्स कहते हैं, एक स्टोरी जैसा बनाते हैं, जिसको हम ऐसी कोई भी सीरीज होती है जो केमिस्ट्री में बार बार आती है वो याद रख लेते हैं। तो इसका ट्रिक क्या है, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी, ये 3 कार के नाम है, आपको पता होगा। ठीक है, अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी है क्यू मिली। अब देखो स्टूडेंट, मिली, Hg स्टैंड्स फॉर मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का सिंबल है Hg, तो मर्क्यूरी का मिली, सिल्वर, ऑडी। ठीक है, तो आई गेस आपको इस तरह से ये याद रह जाएगा। अब स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी सीरीज का हम करते क्या थे, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कोई होगा कि नहीं होगा वो जानने के लिए हम ये सीरीज को याद करते थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एग्जाम में अगर आपको पूछा जाए जिंक प्लस CuSO4, तो हमें ये प्रेडिक्ट करना था एग्जाम में 10th स्टैंडर्ड में कि ये रिएक्शन अपने आप होगा कि नहीं होगा। तो इसका आंसर के लिए हम ये सीरीज को याद करते थे। तो ये सीरीज में क्या होता था कि अगर कोई मेटल ऊपर की साइड है और दूसरे मेटल का सॉल्ट नीचे की साइड है तो रिएक्शन होगा, ऐसा हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। इसका मतलब क्या, देखो इधर ये एक मेटल है और ये एक मेटल का कंपाउंड सॉल्ट है, कॉपर का। ठीक है, मतलब एक कंपाउंड फॉर्म में होता है, एक मेटल होता है और एक कंपाउंड होता है, या एक नॉन मेटल और एक कंपाउंड होता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि मेटल ही हो, पर 10th स्टैंडर्ड में हमने बेसिकली जो रिएक्शंस देखे थे उसमें सिर्फ मेटल्स होते थे और एक कंपाउंड होता था। तो ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, तो यहां पे हमें ये देखना है कि जिंक एक मेटल है और कॉपर एक मेटल है। अब इन दो मेटल की पोजीशन एक्टिविटी सीरीज में कहां है, तो अगर मेटल की पोजीशन जो कंपाउंड है उसमें जो मेटल है उसके ऊपर होता है तो वो रिएक्शन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे देखो ये जिंक है और ये कॉपर है। ठीक है, तो जिंक की पोजीशन कॉपर से ऊपर है, तो जो ऊपर वाले कंपाउंड है वो ज्यादा रिएक्टिव है नीचे वाले एलिमेंट से। ऊपर वाले जो मेटल है वो नीचे वाले मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो रिएक्टिव है तो रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जिंक जो है
वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो वो रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट क्या बनाएगा यहाँ पे, इट विल फॉर्म, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके ZnSO4 बनाएगा और साथ में जो कॉपर है वो एज अ मेटल डिस्प्लेस होगा। तो मतलब कि ये रिएक्शन होगा। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन का आंसर है। इंटेक्स में क्वेश्चन में क्या लिखा था 2.2 में, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इन जिंक पॉट। देखो ऐसे क्वेश्चन में अगर रिएक्शन होता है तो हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। स्टोर क्यों किया, क्योंकि हमें बाद में उसको यूज करना है। अब स्टोर करने के बाद अगर वो रिएक्ट हो जाएगा तो वो चीज रहेगी ही नहीं, तो फिर हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस में हम उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में जो है कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पॉट, तो वी कैन सिंपली आंसर नो, वी कैन नॉट स्टोर बिकॉज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ रिएक्ट विथ जिंक पॉट। ऐसा सिंपली लिख लोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। वैसे बेसिकली ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया है। सिमिलरली कोई और दो मेटल की बात करें तो बस आपको यह देखना है कि ऊपर वाला मेटल जो है वो नीचे वाले से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ऐसे केस में अगर ऊपर वाला मेटल एलिमेंटल फॉर्म में है और नीचे वाला मेटल कंपाउंड फॉर्म में है तो वो रिएक्शन होगा। मान लो हम उसका उल्टा करते हैं, मेरे पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होता और कॉपर का पॉट होता, तो क्या उसमें स्टोर कर सकते? यहां पे क्या था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था और जिंक पॉट था। मैं क्या बोल रहा हूं, उल्टा केस लेते हैं कि मान लो मेरे पास है कॉपर का पॉट है, ठीक है, और उसमें मैं भर रहा हूं जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। तो क्या मैं इसको स्टोर कर सकता हूं? तो देखो बहुत सिंपल है। जैसे मैंने कहा कि अगर रिएक्शन होता है तो नहीं स्टोर कर सकते हैं, रिएक्शन नहीं होता है तो स्टोर कर सकते हैं। तो यहां पे देखो कॉपर है और जिंक है, ठीक है, कॉपर है और जिंक है। तो कॉपर की पोजीशन नीचे है, जिंक की पोजीशन ऊपर है, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये नीचे वाला एलिमेंट लेस रिएक्टिव है, ये ऑलरेडी लेस पावरफुल है। चलो रिएक्टिव छोड़ो, ये लेस पावरफुल है, ये इसको हटा नहीं सकेगा, ये ज्यादा पावरफुल है। यहां पे आप देखो जिंक की पावर ज्यादा है, रिएक्टिविटी को हम पावर वर्ड से समझेंगे, ठीक है। तो जिंक का पावर कॉपर से ज्यादा है तो वो कॉपर को धक्का देके हटा देगा, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो कॉपर की जगह आ जाएगा, उसने कॉपर को धक्का दिया, कॉपर हट गया और जिंक आ गया। अब यहां पे क्या होगा, कॉपर का पावर कम है, रिएक्टिविटी कम है, तो वो जिंक को धक्का मार के हटा नहीं पाएगा। इट विल नॉट फॉर्म CuSO4 प्लस Zn अपने आप, ठीक है। तो यहां पे ये रिएक्शन नहीं होगा, तो हम लिखेंगे नो रिएक्शन। तो बेसिकली ये चीज मैंने एक ही एग्जांपल लिया, आई होप आपने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। ये चीज इस चैप्टर के लिए समझना बहुत जरूरी है। तो 10th स्टैंडर्ड की बात खत्म हुई। अब 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जो है ये इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन का कंटिन्यूएशन ही है। वो चैप्टर वहां जहां खत्म हुआ था रेडॉक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वहीं से स्टार्ट होगा। तो रेडॉक्स आपको आना बहुत जरूरी है, ठीक है। रेडॉक्स में हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। इस चैप्टर के लिए ये टर्म को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम था रेडॉक्स, ठीक है, चैप्टर का नाम था रेडॉक्स। तो ये वर्ड रेडॉक्स कहां से आया था, तो रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो इस चैप्टर का नाम रेडॉक्स क्यों पड़ा, क्योंकि स्टूडेंट जब भी रिडक्शन होगा ना तो साथ में ऑक्सीडेशन भी होगा। ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा हो या सिर्फ रिडक्शन हो रहा हो, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है स्टूडेंट। अगर किसी रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है तो उसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, या ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, ऐसा, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन पढ़े थे। रिडक्शन किसे कहते हैं, तो अगर किसी रिएक्शन में या स्पीसीज हाइड्रोजन गेन करता है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट गेन करता है तो उसको रिडक्शन कहते हैं, या ऑक्सीजन को लूज करता है तो उसको रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। ये मैं लिख नहीं रहा हूं, आई होप आपको पता होगा। नहीं पता हो तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन,
ठीक है, ये 11th में पढ़ा था, मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, दो और डेफिनेशन पढ़ी थी 11th में। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक और डेफिनेशन था, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन जो 11th स्टैंडर्ड में रेडॉक्स चैप्टर में हमने पढ़ी थी, ये इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, तो ऑटोमेटिकली उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करना मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना। और अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आपको याद हो तो कोई कंपाउंड दिया था, नीचे अंडरलाइन किया था किसी एलिमेंट के बीच में, जिसको एक्स करके फिर हम कैलकुलेट करते थे। उसके रूल्स है, उसके ऊपर अलग से एक पूरा लेक्चर बन सकता है, एक वीडियो बन सकता है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। आई होप आपको आता होगा। अगर आपको नहीं आता है तो 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक खोल के चेक कर लो, आप एक बार स्टडी कर लो कि कैसे करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, मतलब क्या रेडॉक्स रिएक्शन है, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। तो जैसे ये रिएक्शन तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। अब ये जो रिएक्शन है ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें कोई एक स्टेप ऑक्सीडेशन का होगा, कोई एक स्टेप रिडक्शन का होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑक्सीडेशन है कौन सा रिडक्शन है, तो उसके लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। सो फॉर एग्जांपल जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। अब याद रखो ये कैसे होता है, तो कोई भी एलिमेंट जो होता है ना, अगर एलिमेंट के फॉर्म में है, कोई भी स्पीसीज एलिमेंटल फॉर्म में है, मतलब कि एटॉमिक फॉर्म में है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। फॉर एग्जांपल सारे मेटल्स ले लो, सोडियम पोटेशियम, अगर ऐसा लिखा है तो मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। Cl2, Br2, O2, N2, ये सारे एलिमेंटल फॉर्म है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। पर कंपाउंड में 0 नहीं होगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर ये कॉपर की बात करें तो CuSO4 में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। अब ये कैसे आया, ये 9th स्टैंडर्ड में वैलेंसी टेबल में Cu का +2 होता है, +1 भी होता है, पर यहाँ पे +2 है। क्यों? क्योंकि सल्फेट का -2 होता है, तो टोटल चार्ज शुड बी न्यूट्रल। तो अगर ये -2 है तो ये +2 ही होना चाहिए, तभी तो न्यूट्रल होगा, टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे सल्फेट का -2 है, तो इसका कितना होगा, +2। सल्फेट को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, SO4 2-। जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, तो दोनों में सल्फेट कॉमन है, और सल्फेट का सिंबल है ये SO4 2-। तो सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो जिंक और कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब जैसे जिंक 0 था यहाँ पे, तो वैसे कॉपर भी 0 हो जाएगा क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में है। तो ये हो गए ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब देखो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज आ रहा है, 0 से +2, 0 से +2 इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, नंबर बढ़ा, मतलब ये इंक्रीज हुआ। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन मतलब के ये जो स्टेप है जिंक का जिंक सल्फेट में कन्वर्जन, इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। ये स्टेप, ये पर्टिकुलर स्टेप जिंक से जिंक सल्फेट, ये ऑक्सीडेशन हुआ। अच्छा, कॉपर के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुआ, देखो +2 से 0 हुआ, नंबर +2 से 0 हो गया, ये बढ़ा के कम हुआ, कम हुआ, राइट। नंबर डिक्रीज हुआ ना, 0 +2 से 0, ये नंबर डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कहेंगे, रिडक्शन। मतलब कि ये वाला जो स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है, ये रिडक्शन हुआ, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझते हैं, ठीक है। तो देखो जिंक से जिंक सल्फेट, यहां पे सल्फेट का कुछ काम नहीं है, वो एज इट इज है। तो यही रिएक्शन को हम बिना सल्फेट के भी लिख सकते हैं। बेसिकली यहां पे ZnSO4 की जगह हम सिंपली Zn2+ लिख सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेप को मैं अलग से लिखूं, Zn, ये रिएक्शन में हुआ क्या है, Zn इज कन्वर्टेड इनटू Zn2+। समझो ये स्टेप में हुआ क्या, Zn इज कन्वर्टेड इनटू
अब मैं Zn2+ लिखूं या ZnSO4 लिखूं, बात एक ही है। सल्फेट का इस रिएक्शन में कुछ काम नहीं है, वो बस अपनी जगह बदल रहा है। पहले कॉपर के साथ था, अब जिंक के साथ हो गया, बाकी इसके साथ कुछ नहीं हो रहा है, तो उसको ना लिखे तो चलेगा। और कॉपर सल्फेट में कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू Cu, मतलब Cu+2 में है, राइट। तो यहां पे हम Cu2+ इज कन्वर्टेड इनटू Cu, मतलब ये वाला स्टेप रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर यहां डिक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर यहां इंक्रीज हुआ। अब ये वाले डेफिनेशन पे आते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट समझो, जिंक जो है ना, ये न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? देखो, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब ये न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि इसके पास जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कितने प्रोटॉन है कितने इलेक्ट्रॉन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर इसके पास जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, और ये न्यूट्रल है। अब देखो, ये +2 में कन्वर्ट हुआ, मतलब ये पहले न्यूट्रल था और अब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव हो गया। कोई चीज पॉजिटिव कब होगी? जब उसमें से नेगेटिविटी जाएगी, ठीक है। आप लोग एग्जाम में टेंशन में होते हो, क्या होगा, आएगा कि नहीं आएगा, मैंने जो पढ़ा है वो एग्जाम में पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, पूछेंगे तो मुझे याद रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं लिख पाऊंगा कि, ये नेगेटिविटी है। अगर ये नेगेटिविटी हम में से चली जाएगी, ठीक है, तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे। यस, मैंने जो पढ़ा है वो मुझे एग्जाम में आएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, लाइक दैट, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ नेगेटिविटी थी, वो नेगेटिविटी चली गई, जिससे ये पॉजिटिव हो गया। तो नेगेटिविटी किस चीज से? एटम के अंदर कौन सी चीज नेगेटिव होती है? इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अगर ये 0 से +2 में जा रहा है, न्यूट्रल से कुछ पॉजिटिव में जा रहा है, इसकी पॉजिटिविटी बढ़ रही है, नेगेटिविटी कम हो रही है। तो नेगेटिविटी किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। मतलब अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तभी तो ये पॉजिटिव होगा, है ना। अब कितना पॉजिटिव हुआ? 0 से +2, तो 2 नेगेटिविटी जाएगी, मतलब कि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। तो आप देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, कैसे बढ़ा? इलेक्ट्रॉन लॉस करके। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो ये प्रोसेस में ये वाला स्टेप जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेप है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो, यहां पे कॉपर जो है वो पॉजिटिव है और पॉजिटिव से वो न्यूट्रल हो गया। क्यों हो गया? तो देखो, इसकी पॉजिटिविटी कम हो गई, हम ऐसा बोल सकते हैं, इसकी पॉजिटिविटी कम हो गई, है ना। ये +2 था, 0 हो गया। तो क्यों कम हुई पॉजिटिव? अब इसमें कुछ नेगेटिव आया होगा, है ना। तो नेगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रल हो गया। तो ये ऐसे होगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसको हटा देते हैं। तो ये हो गया रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे? +2 से 0, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप देखो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये रिडक्शन हुआ। ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे? 0 से +2, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो स्टूडेंट, मैंने एक ही एग्जांपल लिया है, ठीक है। आई होप आपको ये अपने 11th स्टैंडर्ड में रेडॉक्स चैप्टर में डिटेल में पढ़ा होगा। हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं इस चैप्टर के लिए। अच्छा, लास्ट चीज, आपने इसी चैप्टर में ये भी पढ़ा होगा, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जैसी चीज। इसका भी इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इस चीज को डेफिनेशन यहाँ पे ये चैप्टर में नहीं दिया है, आपको 11th स्टैंडर्ड में से आना चाहिए। तो मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं? तो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो वो बन जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखो, जिस स्पीसीज का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिस स्पीसीज का खुद का रिडक्शन हो रहा है वो दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो यहां पे देखो, कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन। ये तो समझ लिया ना आपने, इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन नहीं हो रहा है, इसका रिडक्शन होके ये बन रहा है। तो ये जो है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Cu2+ का रिडक्शन हो रहा है, तो ये बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और यहां पे जिंक का क्या हो रहा है? जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। ये मिक्स मत कर देना स्टूडेंट। देखो, इसको रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहेंगे? क्योंकि ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइज करके इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन ये वाला कॉपर लेगा और इसका रिडक्शन होगा। तो इसका रिडक्शन किसकी वजह से हुआ? इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से। वो इलेक्ट्रॉन किसने लूज किए? कहां से आए? जिंक के पास से आए। अगर जिंक इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं तो ये कॉपर इलेक्ट्रॉन लेता कैसे? राइट और रॉन्ग?
तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे वो जिंक ने दिए, तो इसका रिडक्शन किसने करवाया? इसने करवाया, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और इसने इलेक्ट्रॉन दिए, तो दिए कब? कोई लेने वाला होगा तभी ना। तो इसने इलेक्ट्रॉन लिए, तो इसका ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुआ? इसकी वजह से हुआ। तो ये बन जाता है रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि इसने इसको रिड्यूस करवाया, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि इसने इसको ऑक्सीडाइज करवाया। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका खुद का रिडक्शन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा। स्टूडेंट ये याद रखो, जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब के जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और जिस स्पीसीज का रिडक्शन होगा, हमें कैसे पता चला कि रिडक्शन हुआ है? अगर उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए या उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, तो वो दूसरे स्पीसीज के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। और एक आखिरी चीज यहां पे अब हम देखेंगे, एक और टर्म होता था 11th स्टैंडर्ड में, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। आई होप आप लोगों ने इसको लिखा होगा। दो एग्जांपल फटाफट से ले लेते हैं। देखो, Cl जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl प्लस बना सकता है। ठीक है, और यही Cl इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस भी बना सकता है। ऐसा जिंक के साथ नहीं हो सकता है, जिंक +2 ही बना सकता है, वो -2 नहीं बना सकता है। पर ये Cl इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl प्लस भी बना सकता है और Cl माइनस भी बना सकता है। ये इलेक्ट्रॉन गेन करके और ये इलेक्ट्रॉन लूज करके, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्लोरीन जो है ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है। ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है। सिमिलरली कॉपर की बात करूं तो देखो, कॉपर अभी हमने यहां पे देखा कि वो 0 में है, +2 में है। तो कॉपर की अगर हम बात करूं तो कॉपर +1 में भी होता है और कॉपर +2 में भी होता है, और कॉपर 0 ऑक्सीडेशन नंबर में भी होता है। ठीक है, हमने ये वाला देखा है, ये नहीं देखा है। तो आप देखो, Cu+ से Cu2+ कैसे जाना होता है? तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो माइनस इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख सकते हैं या प्लस इलेक्ट्रॉन यहां लिख सकते हैं, और यहां पे ये गेन करके जाएगा तो प्लस इलेक्ट्रॉन ऐसे। अब स्टूडेंट यही रिएक्शन को, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया, पर इस चैप्टर में ये रिएक्शन को ऐसे दिया होगा। देखो, Cu+ इज कन्वर्टिंग इनटू Cu2+ प्लस Cu। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है? अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वही स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा है, तो ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहेंगे। देखो, इधर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1, इधर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2, इधर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो आप देखो, +1 से +2 ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, +1 से +2, मतलब ये स्टेप क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और यहां पे अगर आप देखो, इसको मैं हटा देता हूं, इस रिएक्शन को भी ऐसे लिख सकते हैं कॉपर के जैसे। ठीक है, ये क्लोरीन वाला रिएक्शन को भी। और यहां पे क्या हुआ? आप देखो, कॉपर +1 से कॉपर में जा रहा है, मतलब +1 से 0, +1 से 0 क्या होता है? डिक्रीज होता है, तो दैट इज रिडक्शन। ठीक है, तो कॉपर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का ही रिडक्शन हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉपर प्लस डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, और इस रिएक्शन को हम कहेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये चीज हम ऑलरेडी रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। एक है एक्टिविटी सीरीज, जिसके बेसिस पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगे कि नहीं होंगे वो हमें पता चलता है। ठीक है, ऐसे जो इंटेक्स का 2.2 क्वेश्चन था, ऐसा अगर एग्जाम में आ गया, इसको सॉल्व करने के दूसरा भी एक तरीका है जो इस चैप्टर के ऊपर हम स्टडी करेंगे, उसके ऊपर हम आंसर देंगे। तो एक एक्टिविटी सीरीज होता है,
दूसरा रेडॉक्स चैप्टर इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी रिएक्शन होता है उसमें रिडक्शन वाला स्टेप कौन सा है, ऑक्सीडेशन वाला स्टेप कौन सा है, जिसका रिडक्शन होगा वो स्पीसीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो स्पीसीज रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। इसके ऊपर ना 12th स्टैंडर्ड में चाहे बोर्ड हो या गुडसेट हो या नीट हो या जेडब्ल्यू हो, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो ये टर्म्स को समझना और आइडेंटिफाई करना इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो में ये समझ में आया होगा, थोड़ा आपका क्विक रिवीजन हो चुका होगा। और नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर एक्चुअली में हम स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले ये आना बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।